हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और आज फिर से स्वागत करता हूं आपको इस सेकंड पार्ट जो कि हमारा साइंस का पहला चैप्टर था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जो बचा हुआ हमारा पार्ट रह गया था, जो कि अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखे नहीं हो इस चैप्टर का तो प्लीज गो थ्रू आवर प्लेलिस्ट एंड कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि सिर्फ पढ़ने से या फिर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको क्या करना होगा, जबरदस्त तरीके से फुल एनर्जी से प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस के लिए हम आपके साथ हमेशा से है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, हमारे आप जो कि आसान एकेडमी जाके गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी वो अवेलेबल हो जाएगा। वहां से जाके आप क्लिक करके हमारे फ्री टेस्ट वहां पे होगा, फ्री टेस्ट आप जाके दे सकते हो और वहां से आपको एनालिसिस पता चल जाएगा कि आप कौन से पार्ट में ज्यादा स्ट्रांग हो और कौन से एरिया में वीक हो। क्वेश्चन के टफनेस के साथ आप कैसे प्रैक्टिस कर पा रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंगली आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो और आपके कितना रैंक है, आपका पूरे डिटेल एनालिसिस वहां पे हो जाएगा। और दूसरा चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका पूरे डिटेल्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा यह कहता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, बिकॉज हमने पहले से ये देखा है कि जब भी वाटर को हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा गैसियस स्टेट है। ठीक उसी तरह हम अगर वाटर को कूल करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा आइस फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, या फिर गैस से सॉलिड भी हो सकता है। उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ डिविजन्स किया गया है कुछ टर्म के साथ। तो चलिए देखते हैं वो सब टर्म्स क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूं, आप देखिए अच्छे से। सॉलिड से अगर आपको कन्वर्सन करना है लिक्विड को, मतलब व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट देन वी से इट एज ए फ्यूजन और मेल्टिंग। इसे हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये एक मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक उसी तरह अगर रिवर्स आए, मतलब लिक्विड से अगर सॉलिडिफाई होता है तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके साथ अगर लिक्विड से गैस को कन्वर्ट होता है, कोई सब्सटेंस अगर लिक्विड से गैस हो रहा है, जैसे कि हमारा वाटर वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहा जाता है। ठीक उसी तरह अगर रिवर्स में देखा जाए तो अगर गैस से लिक्विड बनता है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जैसे कि रेन फॉर्मेशन होता है, रेन कैसे फॉर्मेशन होता है, क्लाउड से कंडेंसेशन हो गया। क्लाउड क्या होता है, गैस होता है, गैस से जब लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट पे कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सॉलिड से अगर गैस पे कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉलिड से अगर गैस पे कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। सॉलिड से अगर गैस पे कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक उसी तरह अगर रिवर्स में जाएं तो गैस से अगर सॉलिड कन्वर्सन होता है तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये 6 टर्म्स आप लोगों ने याद रखना है इसको, क्योंकि इससे एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरी बारीकी से डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही आने वाला है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स यही एनसीईआरटी से ही होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पूरे डिटेल में अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई दूसरा टॉपिक या फिर कोई ऐसा चाहिए होता है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी चाहिए होता है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि सर ऐसी टॉपिक के ऊपर आप कोई वीडियो बनाइए, तो मैं वेलकम के साथ आपका वीडियो श्योर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं एक नया कंसेप्ट, यहां से देखेंगे कि ये तो हमने पता कर लिया कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ओके, वी गॉट इट। एंड हियर आर दोस 2 एक्टिविटीज गिवन 1.12, और इसको आप क्या करना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसे मैं समझा चुका हूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइस से क्या हो रहा है, जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाटर कन्वर्सन हो रहा है, और वाटर को अगर हीट करे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बॉयल होके वाटर वेपर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आप देख लेना खुद से। मैं चलो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाता है
तो जो टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, याद रखना ये जो पॉइंट होता है ना, इसको, ये जो टर्म्स होते हैं मिनिमम टेम्परेचर, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एज इट इज पुट करना होगा एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट समझ पाए और इंप्रेशन के थ्रू आपको थोड़ा अच्छे मार्क दे सके। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि आप जितना भी जान लो कोई फायदा नहीं, आप जितना जानो उसको ऐसे प्रेजेंट करो एग्जाम में ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, एग्जामिनर इंप्रेशन क्लिक हो उसके मन में आपके लिए। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग जो होता है वो फ्यूजन भी वही होता है। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन क्या होता है, तो सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड क्या करता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उस मिनिमम टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, देखो अभी हम भी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, हम भी जो यहाँ पे बैठे हैं, इसका जो एटमॉस्फेयर है उसका जो प्रेशर अभी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेना नोट में, नोटबुक में, या फिर आपको ये पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. Yeah, you have to make this as important point. 273.15 हमें पहले से पता था कि 273 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका है 273.15 केल्विन। केल्विन क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि हमारा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हो गया मीटर, एसआई यूनिट ऑफ मास हो गया किलोग्राम, ठीक उसी तरह एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो गया हमारा केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस फिर क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस एक जनरल टर्म हो गया, जैसे कि हम जो हमारे आसान तरीके से समझने के लिए, अच्छे से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए हम सेल्सियस को यूज करते हैं, नहीं तो देखा जाए तो एसआई यूनिट होता है क्या, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा और, कि केल्विन से कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्सन होगा और डिग्री सेल्सियस में कैसे केल्विन पे कन्वर्सन होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। देखो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लेना चाहते हो तो 273 केल्विन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा 273.15 ही लिखो एग्जाम में, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रहे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये एक चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज ये होता है कि हम जब भी, ये एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, कि जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको प्लस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको 273 प्लस कर लेंगे जब भी क्या डिग्री सेल्सियस होगा, और उसको आपको कन्वर्ट करने दिया रहेगा केल्विन पे। और अगर केल्विन में क्वेश्चन होगा और उसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करना, 273 माइनस कर देना। ठीक है, बस इसी से आंसर आपका निकल जाएगा। तो चलिए आपको दो एग्जांपल देके समझाता हूं यहाँ पे। देखो अगर क्वेश्चन में दिया है कि 15 डिग्री सेल्सियस, चलिए 100 डिग्री मान लेता हूँ, ये आसान होगा आपके लिए। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन आपको पूछ रहे हैं। तो आप क्या करना है, मेरे कहने के अनुसार आपको क्या करना है, 100 डिग्री प्लस आपको 273 ऐड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, 273 ऐड कर लेना है और आंसर आ जाएगा आपका 373 केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपका केल्विन पे कन्वर्सन। ठीक उसी तरह अगर केल्विन पे दिया होगा क्वेश्चन, सपोज आपको केल्विन में दिया है 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेना है, ताकि 273.15 हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ये भी गलत नहीं होगा, ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। एग्जाम में आपको देखना है कि क्या दिया है, लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, 373.15 लिखना होगा आपको। ओके, तो 373 अगर केल्विन दिया है, मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर केल्विन दिया है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, केल्विन को माइनस ले लेना है, माइनस 273 कर लेना है। तो 373 माइनस 273 कर लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 373 केल्विन क्या हो जाएगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे होता है हमारा कन्वर्सन, डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, प्लीज एक लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया कि मेल्टिंग क्या होता है।
ठीक उसी तरह जैसे मेल्टिंग होता है उसी तरह बॉइलिंग भी होता है। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए बॉइलिंग क्या होता है, जब वाटर क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, मतलब वाटर दैट इज लिक्विड टू गैस कन्वर्सन। ठीक है, देखो सॉलिड से अगर लिक्विड होता है तो वो होता है मेल्टिंग, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो जो मिनिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड टू लिक्विड हुआ, उस टेम्परेचर को, उस मिनिमम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक उसी तरह बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग का मतलब गैसेस कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है, मतलब लिक्विड से गैस अगर हो रहा है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। जैसे कि हमारा वाटर हो गया लिक्विड, वो हो गया वाटर कन्वर्सन होकर वाटर वेपर बन गया, तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए लिक्विड चेंजेस टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया आप सबको? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है दोस्तों, देखिए मतलब देखो अगर आइस हम ले लेते हैं, ठीक है, आइस कितने डिग्री पे आइस होता है, वाटर कितने डिग्री पे आइस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपको तो ये पता है। और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन सेम टेम्परेचर पे एक होता है लिक्विड स्टेट में और दूसरा होता है सॉलिड स्टेट में। ये कैसे होता है? ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सॉलिड है मतलब उसका जो एनर्जी है, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कम होता है, और लिक्विड होता है मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होता है, जो सॉलिड होता है, देखिए आइस होता है, आइस के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट, मतलब वाटर में। क्यों? क्योंकि जो आइस होता है, जो सॉलिड स्टेट होता है, हमने पहले ही पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर वो जो पार्टिकल्स होते हैं अगर सॉलिड होगा तो वो बाइंड कर लेंगे अच्छे से, अट्रैक्ट ईच अदर होगा, तो वो अच्छे से बाइंड कर लेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनके मूवमेंट्स कम होंगे एज कम्पेयर टू द लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी उसमें होगा, ठीक है, किसमें, लिक्विड स्टेट में ज्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ताकि मूवमेंट ज्यादा हो पाएगा। तो वो एनर्जी कहां से है, टेम्परेचर तो उतना ही है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वो जो हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो जो लैटेंट उसे कहते हैं, हिडन मतलब लैटेंट, ठीक है, लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन होता है। तो वो जो मतलब छुपी हुई होती है जो एनर्जी उसके अंदर, उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। तो उसका काम क्या है, तो उसका सिर्फ इतना काम है कि वो आपके स्टेट को चेंज करता है सॉलिड टू लिक्विड विथआउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो वो बिना टेम्परेचर को चेंज करते हुए उसका काम ये है कि वो सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर डाले, स्टेट चेंज कर सके। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नोन एज लैटेंट हीट। ठीक है, वो टेम्परेचर को बिना चेंज किए क्या करता है, स्टेट को चेंज कर लेता है, इसलिए वो हिडन फॉर्म हो जाता है, छुपी हुई होती है, एनर्जी होती है। द वर्ड लैटेंट मींस हिडन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, देखो ये होता है डेफिनेशन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसका डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वही 0 डिग्री सेल्सियस, उसका मतलब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ ही आपको क्या करना है, स्टेट को चेंज करेगा, 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करेगा, उतना जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया आप सबको? देखिए latent heat of fusion कहते हैं। So particles in water at 0 डिग्री सेल्सियस have more energy as compared to particles in the ice at the same temperature। तो आपको अगर कोई पूछे कि अच्छा बोलो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है या फिर आइस के पास ज्यादा एनर्जी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए कि वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी ज्यादा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है उसके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट दैट इज आइस। ठीक है, तो चलिए ठीक उसी तरह लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, वहां पे सॉलिड टू लिक्विड था, यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड टू गैस। देखो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड में भी होता है और गैसियस स्टेट दैट इज वाटर वेपर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा, वाटर वेपर के पास ऑब्वियसली, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में है और पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत फ्लो होंगे, बहुत स्पीडीली फ्लो होंगे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा हो गया,
वाटर वेपर के पास ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि द एनर्जी, द हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विथ द gaseous particle of water, that is water vapor, is known as latent heat of vaporization। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? The amount of energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, ये देखो, ये हो गया हमारा एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.13। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये एक कोनिकल फ्लास्क है जिससे हम इन्वर्टेड कंडीशन में रखे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, ये चाइना डिश है, इसके अंदर एमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है सॉलिडिफाइड। एमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl लिख लो आप, अगर याद नहीं रहेगा तो लिख सकते हो आप NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली वो बिना कन्वर्ट हुए सॉलिड टू लिक्विड नहीं होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉलिड से गैस पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना हुआ, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोनिकल फ्लास्क ले लिए, ताकि, और ऊपर से क्या किया हमने, प्लग डाल दिए। देखो यहाँ पे कॉटन प्लग डाल दिए ताकि वो एटमोस्फेयर पे चला ना जाए, वो उसके अंदर ही रह जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, उसको जब बर्न किया, जब हीट अप किए, तो वो क्या करता है, वो जो सॉलिडिफाइड जो हमारा NH4Cl था वो क्या कर गया, लिक्विडिफाइड नहीं होके वो क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो वो जो गैसिफाई हो गया वो क्या, कहां चला जाता, एटमोस्फेयर पे चला जाता, अगर वो इन्वर्टेड फ्लास्क नहीं होता तो अभी क्या हुआ, ये पूरे वॉल्स पे, वो जो इन्वर्टेड फ्लास्क था उसके वॉल्स पे जाके चिपक गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उससे स्क्रब करके निकाल सकते हैं। चलो, अच्छा, और अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कैम्फर, जो कि आलती में यूज हो रहा है हमारे घरों पे, कैम्फर लिख सकते हो। NH4Cl जो अभी हमने पढ़ा क्या हो, एमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आप क्या और क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो नैफ्थेलिन बॉल। ठीक है, और क्या, ड्राई आइस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी ने देखा होगा गैसियस स्टेट में होता है, और अगर आप उसे सॉलिडिफाई करो, अगर आप सॉलिडिफाई कैसे करोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा कर दो और टेम्परेचर को कम कर दो, ये करने से आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा। जैसे कि हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG, हम पहले पार्ट में ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप देखे नहीं हो तो प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में यूज होता है, जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होता है, उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम, मतलब लिक्विड उसके अंदर है, और जब वो बाहर आता है एटमोस्फेयर पे आ जाता है, मतलब प्रेशर कम हो गया, तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NH4Cl दैट इज एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ठीक है, जो आलती में यूज होता है, और तीसरा क्या है, ड्राई आइस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप सॉलिडिफाई करोगे तो वो ड्राई आइस की तरफ दिखता है, इसलिए उसे नाम दिया गया ड्राई आइस। ठीक है, वो कोई आइस नहीं है, वो दिखता आइस की तरह, इसलिए उसे नाम दिया गया ड्राई आइस। और चौथा क्या है आपका, नैफ्थेलिन बॉल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बोला है। ठीक है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसके बारे में मैंने बोल दिया। तो आगे देखो, आगे क्या है, इवापोरेशन। देखो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इवापोरेशन क्या होता है और इवापोरेशन कैसे, मतलब क्या क्या ऐसे चीज होता है जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर सके, तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवापोरेशन, ये 3 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इवापोरेशन क्या है। इवापोरेशन, चलो डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, दिस phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। देखो एक टेक्निक आप समझो, देखो दो चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा। एक जो समुद्र होता है, समुद्र के पानी आप देख रहे होंगे इवापोरेट हो रहा है, और एक पानी जो कि हम हीटर या फिर कोई गैस में गर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या लिंक कर पा रहे हैं जो दोनों में डिफरेंस क्या है? चलो मैं बताता हूं। देखो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा देंगे ताकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, जो गैस होता है। ठीक है, गैस या फिर हीटर या फिर इमर्शन रॉड जो गीजर लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ताकि 100 डिग्री सेल्सियस रीच हो जाए और उसके बाद क्या हो, वाटर इवापोरेट होने लगे।
और उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन होता है। बल्क का मतलब होता है सिर्फ सरफेस नहीं, पूरे जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है पूरे चारों तरफ से वो वाटर बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज ये है कि समुद्र के पानी आप देखोगे, समुद्र के पानी में आप हाथ लगा सकते हो, हाथ मार सकते हो उसके अंदर, हाँ या नहीं? क्या आप गैस में जो पानी था उसके अंदर हाथ डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आप में मतलब जलन हो जाएगा। क्यों? ये डिफरेंस क्यों है? आप समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस क्यों है? देखो, ये पहला जो था कि जो बॉइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, वो 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद ही वो इवापोरेट हो रहा है, लेकिन जो समुद्र है उसके पानी 100 डिग्री सेल्सियस आने से पहले ही वो इवापोरेट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है इवापोरेशन। इवापोरेशन और बॉइलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग होता है एक बल्क फेनोमेनन, मतलब जब 100 डिग्री एक बॉइलिंग पॉइंट जब रीच कर लेगा 100 डिग्री वाटर के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस जब रीच कर लेगा, तब वाटर के चारों तरफ से बॉइलिंग होना, इवापोरेट होना, वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है वाटर। लेकिन समुद्र के पानी जो कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस रीच किए ही वो क्या करता है, इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सरफेस फेनोमेनन होता है। एक सरफेस मतलब जो समुद्र के पानी के ऊपर जो सरफेस होता है, वो सरफेस से पानी धीरे धीरे इवापोरेट करने लगता है। एक टेम्परेचर जब रीच होता है, वो पानी के जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इवापोरेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है। लेकिन बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फेनोमेनन है। बॉइलिंग के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर के लिए, लेकिन इसके लिए समुद्र के पानी को इवापोरेट होने के लिए कोई 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए नहीं होता। क्योंकि अगर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता तो हम थोड़ी ना समुद्र जाते नहाने के लिए, मजे करने के लिए जाते हैं, थोड़ी ना जाते। अगर हाथ पैर तो उसके अंदर डालते तो हमारा जल जाता है ना। समझ में आ गया क्या? चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इवापोरेशन क्या होता है, एक क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेनन होता है। तो ये सरफेस फेनोमेनन तो क्यों इवापोरेट होता है? इसके लिए 4 फैक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है अभी देखते हैं। आपको तो ये समझ में आ गया होगा डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। ठीक है, लिक्विड से वेपर हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट होना कोई जरूरत नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्री अगर हो जाए तो वो बॉइलिंग कहलाएगा। 100 डिग्री से अगर बिलो होता है तो वो उसे इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए, तो कौन से ऐसे चीज हो जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करे, तो वो 4 चीजें मैं बताऊंगा अभी। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स में दिखा है। पहला होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? एक चीज आप सभी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई अगर कपड़ा आप सुखाते हो, ठीक है, छत पे जाके कोई कपड़ा सुखाते हो, अगर आप उसे फैला के सुखाओगे तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है। अगर आप ऐसे क्लमजी करके सुखाओगे तो बहुत लेट होता है। क्यों? क्योंकि फैलाने से क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन फास्टर रेट में होगा। ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन फास्टर होगा, इसलिए हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ने से इवापोरेशन ज्यादा होता है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा चीज, सेकंड जो है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, आप खुद बताओ यार, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से आप देख रहे होंगे जो समर सीजन होता है, समर सीजन में कपड़े ज्यादा जल्दी सूख जाते हैं क्विकली, मतलब आप जाके धूप में सुखाओगे 1 घंटे में सूख जाता है कपड़ा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इवापोरेशन फास्टर हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ जाता है। समझ में आ गया? चलिए तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। तीसरे पॉइंट क्या होगा, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है दोस्तों? आप सबको शायद पता होगा कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। देखो, आपके बॉडी में जो पसीना आ रहा है समर सीजन में, आप देख रहे हो वो आपको बहुत तकलीफ देता है, लेकिन विंटर सीजन में आप देख रहे होंगे आपके बॉडी में पसीना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में ऐसा है कि कोल्ड है टेम्परेचर आउटसाइड का। ठीक है, आउटसाइड टेम्परेचर कोल्ड है, इसका मतलब यहाँ पे जो एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। क्योंकि हमारे स्किन से जो मॉइस्चर है वो जाने को तैयार है बाहर, क्योंकि बाहर मतलब एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर होते हैं उसका कंटेंट, उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, इसलिए वो ज्यादा रिसीव कर पाता है हमारे बॉडी से। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, चारों तरफ धूप होता है, इसलिए समुद्र से नदियां, नाल, कुएं, मतलब चारों तरफ से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होके एटमोस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसलिए वाटर क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है, वाटर वेपर का सेचुरेशन हो जाता है समर सीजन में, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है।
तभी हमारे बॉडी में जो वाटर होता है वो जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर उससे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमारे बॉडी में जो पसीना होता है वो हमें क्लमजी फील होता है, वो हमें मतलब बहुत खराब फील होता है समर सीजन में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक अंदाजा, एक आइडिया मिल गया होगा कि अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाए तो हमारे जो जो कपड़ा या फिर कोई भी जो सुखा रहे होंगे उसमें जो वाटर जो प्रेजेंट होगा पार्टिकल्स वो जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वो जो पहले दो केसेस हम पढ़े थे उसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवापोरेशन घटता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आ गया। चलिए लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। आप सभी को पता है कि अगर विंड स्पीड बढ़ता है तो ऑब्वियसली इवापोरेशन बढ़ता है, क्योंकि जितना स्पीड बढ़ेगा, जितना विंड बहुत ज्यादा तेजी में हवा जब चलेगी तो क्या होगा, बहुत तेजी में आपका इवापोरेशन भी होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो चार चीज मैंने अभी बताई, तो चार चीजों ने इसको क्या करता है, इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है 4 पॉइंट्स, इसके साथ एक डेफिनेशन, तो आपका पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और एक्सप्लेन थोड़ा करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीज कर लो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अभी, आपको थोड़ा बहुत 2 से 3 लाइन में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अभी अभी मैंने बताया इवापोरेशन कैसे कॉज करता है, कूलिंग कैसे करता है हमारे बॉडी में। जब इवापोरेशन होता है, जब ये जो पसीना होता है यह हमारे बॉडी से निकल जाने के बाद हमें ठंड महसूस होता है, तो क्यों, क्योंकि ये जो इवापोरेट होता है बॉडी से, ये इवापोरेट होते होते हमारे बॉडी से जो एनर्जी होता है, जो हीट एनर्जी होता है, वो अपने साथ लेके चले जाता है एटमॉस्फेयर पे, इसलिए हमारे बॉडी को ठंड मिलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये जो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, यहाँ पे मार्क किया है, आप सबको, आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। तो चलिए डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में देखता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजन में आ सकता है क्वेश्चन में, आपको रीजन में पूछ सकता है कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। कॉटन क्लोथ्स क्यों हम समर में पहने, ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, क्यों हम सब कॉटन क्लोथ्स ज्यादा प्रेफर करते हैं समर सीजन में, और विंटर में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों, इसका रीजन ये है कि कॉटन क्या होता है, एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है। ठीक है, कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो जब भी हमारा पसीना पड़ जाता है तो कॉटन ड्रेस क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी स्वेट्स होंगे उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर पे फेंक देते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी से एटमॉस्फेयर को ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो हीट एनर्जी जो हमारे बॉडी में था वो क्या हो गया, उसके साथ ही चला गया। इसलिए हमें क्या होता है, ठंड महसूस होता है, और वो जो स्वेट्स थे वो भी चला जाता है, इसलिए हमें आराम मिलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। इजी इवापोरेशन में हेल्प करता है कॉटन, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, तो हमारे बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। देखो आइस कोल्ड वाटर कभी भी आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो कांच के ग्लासेस में आप देख रहे होंगे, तो ग्लासेस में क्या होता है, जब भी कोई मतलब ग्लास छोड़ दो, आप स्प्राइट बोतल देख लो, स्प्राइट बोतल आप जब भी फ्रिज से निकाल के बाहर लाओगे तो उसके चारों तरफ देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वो क्या करता है, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आके वो अपना एनर्जी रिलीज आउट कर देते हैं, वो हीट एनर्जी रिलीज आउट कर देते हैं, इसलिए वो जो वेपर स्टेट में होते हैं वो सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स साइड बाय साइड रह जाता है। ठीक है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि कोई कांच का ग्लास हो या फिर कोई स्प्राइट के बोतल हो, ठीक है, वो सब के चारों तरफ वो लगे होंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि वाटर जो वेपर्स थे हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या किए, अपने हीट एनर्जी को रिलीज कर लिए और वो कन्वर्ट हो गए गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, और स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स की तरफ वो क्या किए, चारों तरफ लग गए। ठीक है, तो आप, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया, और यही हमारा खत्म होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडीशन, जो मैंने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था पहले पार्ट में, तो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
और अगर कोई डाउट्स आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स क्या, या फिर कोई चीज आपको समझना है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना वीडियो, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।